and welcome to Achievers Hive, dear learners. As you can see on your screen, teaching objectives of educational psychology. It is actually the second part of the video जो हम continue कर रहे हैं. हम education psychology के बारे में स्टडी कर रहे हैं. आज हम दो मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे. एक तो आपके सामने ही है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल वन, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. उसके अलावा जो दो मेजर टॉपिक्स हैं, वन इज़ द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे कि रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स. ये जो वीडियोस हैं दैट इज़ फॉर द आरपीएससी स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान के टीचिंग एग्जामिनेशंस के लिए. उसके अलावा भी अगर आप एजुकेशनल साइकोलॉजी को कहीं भी पढ़ रहे हैं या फिर आपके सिलेबस का कहीं पर ये पार्ट है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेंगे. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से. अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. वहाँ पर आप विजिट करके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. हमने बात की थी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है. साइकोलॉजी की वो ब्रांच जो एजुकेशन की फील्ड में वर्क करती है, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी. अगर टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक हर एक टीचर के लिए मस्ट है. टीचिंग की फील्ड में अगर हम बात करें तो टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन ऑफ द डाइटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स विच अंडरलाई लर्निंग एबिलिटी. लर्निंग की एबिलिटीज़ के लिए जो कुछ भी हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने का काम एजुकेशनल साइकोलॉजी की टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है. टू प्रोवाइड बेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड टू सप्लाई द टेक्निक्स फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट. हमने बात की थी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है, तो इस साइंस में जो भी साइंस का नेचर है, जो यहाँ पे लर्निंग के प्रिंसिपल हैं, उनको पहले अंडरस्टैंड करना और फिर उनको क्या इम्प्रूवमेंट उनमें रिक्वायरमेंट है या फिर हमें किन चीज़ों के लिए, किन टेक्निक्स के लिए उनकी ज़रूरत है, प्रिंसिपल्स की, उनको वहाँ पर अप्लाई करना. जो भी यहाँ पे इंडिविजुअल की एबिलिटी है लर्न करने की, उसके लिए जो भी फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं उनको अंडरस्टैंड करना. टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक ट्रेनिंग एड्स, लाइब्रेरीज, क्लासरूम विच आर लार्जली विद इन द कंट्रोल ऑफ द टीचर एंड द इंस्टीट्यूशन. एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचिंग ऑब्जेक्टिव एक बहुत बड़ा ये भी है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से ग्रो करे इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन, राइट, वहाँ पे भी वर्क करे. टू इवेल्युएट टीचिंग एफिशिएंसी, टीचर्स की एफिशिएंसी को इवेल्युएट करना एक काम है. टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना भी एक काम है. और हर एक इंडिविजुअल के जो एफर्ट्स हैं उनको काउंट करना भी काम है. तो ये बहुत सारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमें देखने को मिलते हैं. अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है. अगर हम बात करें तो स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी टेल्स अस द एरिया ऑफ एप्लीकेशन. कौन कौन से वो एरियाज़ हैं, राइट, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जहाँ पर इसका स्कोप है. तो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं. देखिए, साइकोलॉजी का कोई भी टाइप हो, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड, इन्हें तो आप हमेशा ही एज अ पॉइंट अंडरस्टैंड करके चलिए कि ये तो होंगे ही होंगे. तो ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं बट इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट. हमने अगर हम अपने बच्चे पर वर्क कर रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारा जो स्टूडेंट है वो कितना लर्न कर पा रहा है, कितना परसीव कर पा रहा है, जो हम उसको पढ़ाना चाहते हैं क्या वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, उसका बिहेवियर एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे ग्रो हो रहा है. ये हमारा टारगेट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में. हम अदरवाइज भी उसके बिहेवियर सोशल लेवल पे भी देख सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का तो ये काम ही होता है कि उसका जो बच्चा है वो ओवरऑल परफॉर्म करे. तो उस केस में हम देख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी केस हमारा यही होगा. हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक बहुत अच्छे वैल्यूज़ के साथ हो लेकिन क्लास में हमेशा फेल हो रहा हो, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बनेगा भी नहीं. तो हमें हर एस्पेक्ट पे देखना होता है. तो एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें. तो ये ह्यूमन बिहेवियर आप समझ गए होंगे कि किस टर्म में है, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन के हर एक एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम एजुकेशन में देख रहे हैं कि जो भी पर्सन एजुकेशन गेन करता है उसकी पर्सनालिटी में, उसके माइंडसेट में, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में एक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है. वो किस तरह से हो रहा है, जो एजुकेशन वो गेन कर रहा है वो उस पर वर्क कर रही है, उसका उसे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसका एक स्कोप होती हैं. तो एक स्टडी ऑफ एरिया हो गया एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी स्टडी करते हैं. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताते चलूँगी कि आर द टू डिफरेंट टर्म्स जिसका कंपैरिजन आपको अंडरस्टैंड ज़रूर करना चाहिए. इफ़ यू वांट टू जस्ट चेक आउट दिस, गो थ्रू द लिंक, यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन. अगेन आगे बढ़ते हैं, लर्नर की बात करते हैं. लर्नर कौन हुआ? लर्नर वो पर्सन हुआ जो लर्न करता है, राइट, जो लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. तो उस पर्सन की स्टडी हम कर सकते हैं. अगेन वो हमारा स्टूडेंट हो सकता है,
राइट, ये हम खुद भी हो सकते हैं। तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज निटेड अराउंड द लर्नर। लर्नर के बिना तो आप सोच के सकते हैं ना कि कहाँ से पूरा हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्क करेगी। द वन हु इज़ द, कह सकते हैं कि जो सेंट्रल ऑफ द दिस एजुकेशनल सिस्टम जो है, उसके बिना ही हमारा जो सिस्टम है वो वर्क नहीं कर सकता। तो जो लर्नर है वो हमारा एक स्टडी ऑफ एरिया होता है, या एरिया ऑफ स्टडी होता है सॉरी, और स्कोप की फील्ड में इसको रख सकते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिजायरेबल एट व्हाट स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर सो दैट दीज एक्सपीरियंसेस कैन बी एक्वायर्ड विद अ ग्रेटर ईज एंड सेटिस्फैक्शन। पर्सन के लर्नर एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी किया जाता है, ये भी एक एरिया ऑफ स्कोप है। एंड लर्निंग प्रोसेसेस की बात करें तो लर्निंग प्रोसेसेस के बिना लर्नर कहाँ से लर्निंग एक्सपीरियंस जनरेट करेगा। तो लर्निंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग, परसीविंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग का ट्रांसफ़र होना, इफेक्टिव लर्निंग, ये सब लर्निंग के प्रोसेसेस हैं। इनके थ्रू ही तो लर्निंग क्रिएट होती है, जनरेट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में रिसर्च का एरिया बन जाती हैं। लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, जो हमने बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट दिया है वो कितना फीजिबल है, वो कितना अच्छा है, कितना पॉजिटिव है, उससे भी डिसाइड होगा कि जो पर्सन है वो एजुकेशन में कितना ग्रो कर रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग हो रहा है, तो हम किस तरीके का फैसिलिटेशन उसको दे रहे हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ लर्निंग सिचुएशंस में आ जाता है। अगर हमने जो लर्नर है उसके लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट नहीं किया, उसके लर्निंग को वो कहाँ तक पहुँचा इसको हमने स्टडी नहीं किया, तो हम नहीं जान पाएंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि जो भी पर्सन है, जो भी लर्नर है, उसका लर्निंग का प्रोसेस कितना फास्ट चल रहा है, वो कितने अच्छे से चीज़ों को लर्न कर पा रहा है। लर्निंग की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है जो आप आगे पढ़ेंगे, इसी सीरीज़ में आपको आगे वीडियो मिलेगा। तो इस लर्निंग के प्रोसेसेस को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है वो एग्जैक्टली आप वहाँ पर समझ पाएंगे। बट फॉर द टाइम बिंग यू शुड नो कि लर्निंग प्रोसेस को इवैल्यूएट करना भी एजुकेशन साइकोलॉजी के स्कोप में आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, हम एक दूसरे से जिन एस्पेक्ट्स पे वेरी करते हैं, जैसे कोई पर्सन बहुत काम नेचर का होता है, दूसरा बहुत एंग्री नेचर का हो सकता है, कोई पर्सन का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो लो होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कंपैरिजन होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत डीपली स्टडी किए जाते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, तो इस फील्ड में भी वर्क किया जाता है। पर्सनैलिटी एंड एडजस्टमेंट, पर्सनैलिटी हमारा जो भी पर्सोना होता है, हम अपने आप को अंदर से जो भी एग्जिस्ट हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बाहर से हम खुद को जैसा दिखाते हैं, इन ऑल टोटल सब कुछ मिलाकर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। पर्सनैलिटी को स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। और ह्यूमन एडजस्टमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया कि पर्सन अपने एनवायरनमेंट से कैसे डील करता है, वो उसका एडजस्टमेंट लेवल कहलाता है। जो मैल एडजस्टेड लोग होते हैं वो किसी नए एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते, अब उसमें कोप अप नहीं कर पाते, तो ये भी एक एरिया होता है जो एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़ा जाता है। द टीचर इज़ वन ऑफ द वेरी कंपोनेंट ऑफ द ट्राइंगल, जहाँ पर हम एजुकेशन सिस्टम, द लर्नर और टीचर, तीन लोगों से मिलकर हमारा पूरा सिस्टम बनता है। तो लर्नर के बारे में तो आपने पढ़ा ही, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम जिसमें हमारे प्रोसेसेस, लर्निंग, ये सब चीज़ें आती हैं। और थर्ड हो गया द टीचर के बिना हमारा जो टीचिंग सिस्टम है वो कैसे चलेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीचर को मालूम होता है कि उसे किस तरीके से कितना अपने स्टूडेंट को देना है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स के लिए भी वर्क करती है। तो टीचर्स के लिए किन किन चीज़ों पे वर्क कर सकती है कि टीचर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, टीचर्स के इंटरेस्ट क्या हैं, टीचर्स के खुद का टीचिंग एप्टीट्यूड कैसा है, स्किल्स कितने हैं, उनके अंदर इफेक्टिव टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें भी टीचर के केस में फील्ड में वर्क करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे पास। उसके बाद गाइडेंस काउंसलिंग की बात करें कि देखिए, एक टीचर जो होता है ना, एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। एजुकेशन साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है एज अ टीचर कि आप अपने स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अपनी भी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, बच्चे को जहाँ पर ज़रूरी है उसे गाइडेंस दें, वो नहीं मांग रहा है तब भी दें, अगर बच्चे को काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है उसके मांगने पर ज़रूर दें, उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग आप कर सकते हैं, एकेडमिक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अपने में एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे सब फील्ड्स पर स्पेसिफिकली वर्क किया जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि बस गाइडेंस एंड काउंसलिंग है वो उसका एक सब कुछ साथ चलेगा, नहीं, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उसके असेसमेंट को एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। अब हम एक दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि
व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर। अभी जितने भी पॉइंट्स आपने समझे वो थे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, किन किन फील्ड्स में वो वर्क करती है। कुछ कुछ आपको सिमिलर लग सकते हैं, पर आपको ईजिली ये टॉपिक कवर हो जाएंगे कि टीचर्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों टीचर्स को एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले डेवलपमेंट की स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है, बच्चा का जो माइंड है वो कितना डेवलप हो रहा है, ये जानने के लिए आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़नी होगी। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगे कि आपका बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच पाया है, क्या जो आप टारगेट अचीव करना चाहते थे अपने बच्चे के साथ में, क्या वो कर पा रहा है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, ये सब जानने के लिए। इसी के साथ दूसरा पॉइंट यहीं पे कनेक्ट हो जाता है, टू नो द लर्नर। अपने लर्नर को डीपली जानना है। क्या जानना है? उसकी ऑटोबायोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी फिजिकल स्टेटस, उसके इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, साइकोसेक्सुअल, उसकी एस्थेटिक नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, उसकी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिज़ायर्स, मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग आपको लर्नर के बारे में जानना होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो बड़ा स्ट्रांग होता है, क्योंकि जो टीचर होता है जितना अच्छे से वो अपने लर्नर को अंडरस्टैंड कर पाता है, तो तभी वो अपने स्टूडेंट पे वर्क भी कर पाता है। अब क्लासरूम लर्निंग के नेचर को अंडरस्टैंड करना। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ट्यूशन्स में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर्सनल क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर एक बहुत बड़ा ग्रुप उनके सामने आ जाए तो वो हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि क्लासरूम लर्निंग इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे आपको हर एक अलग तरीके का बच्चा मिलेगा, सब एक जैसे नहीं होंगे। आपको वहाँ पे एक ऐसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा भी मिल सकता है, एक बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड होगा जो सबसे पहले काम खत्म करके शैतानियाँ भी शुरू कर देगा। तो इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना कि क्लासरूम में आपको लर्निंग कैसे प्रोवाइड करानी है और बच्चे कितना लर्न कर पा रहे हैं जब आप एज अ होल, एज अ ग्रुप पढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना। जो बच्चा तेज़ी से काम कर लेता है उसको आप एक नॉर्मल स्पीड के वाले क्लास के साथ कैसे एडजस्ट कराएंगे, जो बच्चा बहुत स्लो कर रहा है उसको आप कैसे एडजस्ट कराएंगे। ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के अलावा गिफ्टेड, बैकवर्ड, फिजिकली और मेंटली चैलेंज जो बच्चे होते हैं उनको भी साइमल्टेनियसली कैसे लेके चलना है, ये सारे भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो जो भी लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं वो इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। क्लासरूम में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि डिफरेंट काइंड हो सकती हैं, जैसे बच्चों की शैतानियों से लेकर एकेडमिक अचीवमेंट तक लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हर तरीके की क्लासरूम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये आप एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी से टीचर अच्छे से कर सकते हैं। नेसेसरी स्किल्स और इंटरेस्ट टीचिंग में डेवलप करते रहना, अपनी टीचिंग पैटर्न को चेंज करना एज़ पर द नीड, जैसी बच्चे को ज़रूरत है, जैसी हमारे क्लासरूम में ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर हम क्लास 11th में साइकोलॉजी जिस पैटर्न से पढ़ाते आ रहे थे हम वैसे ही पढ़ाएंगे। हो सकता है हमारी इस बार की जो क्लास है उसको हम कुछ और प्रैक्टिकल्स, कुछ और तरीके से समझने की रिक्वायरमेंट हो सकता है। आपका लास्ट बैच बहुत एक्टिव हो लेकिन इस बैच में ज़रूरत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करते हैं जो भी हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से, और उसी हिसाब से हम इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग को अंडरस्टैंड भी करते हैं। जो भी नई चीज़ें आ रही होती हैं उनको भी हम साथ में लेकर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे सामने स्मार्ट क्लास आ गई तो हम पढ़ा ना पाएँ, तो वो चीज़ों को भी हमें अपने अंदर लर्न करना होता है कि हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को या अपने लर्नर को इफेक्टिवली कैसे पढ़ा सकें। ये सब कुछ हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक टीचर को सीखने को मिलता है। टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन द चाइल्ड। बच्चा बहुत कुछ अपने जीन्स में लेकर आता है, लेकिन एक एनवायरनमेंट जो हम उसको देते हैं या वो अपने आसपास रिसीव करता है उससे भी उसकी पर्सनैलिटी पर, उसकी टोटल ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसका क्या इन्फ्लुएंस है इसको भी हमें समझना होगा। टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, ये चीज़ भी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को अंडरस्टैंड करना होगा। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप उनके ऊपर शाउट करेंगे तो वो रो सकते हैं। हर तरीके के बच्चे को का मेंटल स्टेटस अलग होता है और उसको अंडरस्टैंड करते हुए आप उसको क्लास में डील करें और उसके एकेडमिक अचीवमेंट को अर्न कराएं, साथ ही साथ उसको एज ए सोशल ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छा पर्सन बना सके। ये सब कुछ एक टीचर के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, तो ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब हम कहाँ लर्न करते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कैसे करिकुलम फॉर्म करना है। एक क्वेश्चन पेपर जब हम बनाते हैं तो हर तरीके के क्वेश्चन को उसमें डालते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना सब डिफ़िकल्ट लेवल। क्यों? क्योंकि हमारा क्लास का हर बच्चा उसको कर सके। कैसे हमारा करिकुलम फॉर्म होगा, कैसे क्वेश्चन पेपर फॉर्म होगा, कब हमें बच्चों की टेस्ट की ज़रूरत है, ये सब कुछ जो कि हमारे टीचिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, ये सब कुछ भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में अंडरस्टैंड करते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग को प्रोवाइड कराना, अगेन ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जब ज़रूरत हो बच्चे को और हमें लगे कि उसे ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि वो हमसे कहेगा कि हमें गाइडेंस है, हमें उसको गाइडेंस देनी होगी उसको ऑब्जर्व करते हुए।
वो हम प्रोवाइड करा सकें। टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन असेसमेंट, अगेन जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल दिया कि कब हमें उसका इवैल्यूएशन करना है, कब हम ये जानेंगे कि वो इनफ प्रैक्टिस के बाद सीख गया। ऐसा नहीं है कि हमने आज एक लेक्चर पढ़ाया और फिर टेस्ट ले लिया, दैट इज़ नॉट द वे। तो ये भी हम सब सीखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि हमें कब कैसे कितना असेस करना है। टू इनकलेट पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन फॉर्म करना बच्चे के अंदर, उसके अलावा रिसर्च करना जो भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, और खुद को अंडरस्टैंड करना कि हम एज अ टीचर कितना वर्क कर पा रहे हैं, और अपने बच्चों को भी अंडरस्टैंड करना, अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को टाइम के साथ इवैल्यूएट करना, इम्प्रूव करना भी इसका एक पार्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स इन प्रोफेशनल ग्रोथ, चेंजिंग एटीट्यूड एंड इनोवेटिव थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ों में एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्क करती है। अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑल टुगेदर मिलके हमें हेल्प करती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक अच्छा टीचर बनने के लिए। साथ ही साथ जो इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, द टीचर, द स्टूडेंट एंड द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट की जगह पर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो भी हम कह सकते हैं, सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं। सब्जेक्ट थोड़ा सा नैरोअर टर्म हो गई, एजुकेशनल सिस्टम एक ब्रॉड टर्म हो गई। तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें एक जगह पर हमारा एजुकेशनल सिस्टम हो गया, एक टीचर हो गया और एक स्टूडेंट हो गया। ये तीनों मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स की। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इस जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसका एजुकेशनल साइकोलॉजी का 3rd पार्ट होगा। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू आर ऑलवेज फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स, और उसको मैं वहीं पर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ऑल्सो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, इफ़ यू फाइंड इट कि टीचर ने मेहनत करी हम एक्सप्लेन करने में, सो वी शुड जस्ट प्रेस अ लाइक फॉर इट. Please do it for me. Also subscribe to the channel if you have not done it yet, and see you very soon in the next part which is coming right next to you in the playlist. See you soon. Till then, take care. Bye bye.